तो यूएस आने के बाद आपको क्या क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज उन सब बिंदुओं पर बात करते हैं। जब आप यूएस आ जाते हैं तो एक चीज़ होती है I-94। ये एक रिकॉर्ड होता है यहाँ USCIS या CBC। ये क्या करते हैं, आपका रिकॉर्ड रखते हैं कि आप किस दिन और किस टाइम पे यहाँ लैंड करे हैं। तो उसकी डिटेल ये I-94 पे टर्म्स में रखते हैं। तो आपको अपना I-94, कोई वेबसाइट है, मे बी आई कैन राइट डाउन दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन फाइंड दैट। तो I-94 आपको यूजुअली आपके लैंड होने के दूसरे या तीसरे दिन जो है जनरेट हो जाता है। तो आपको देखते रहना है I-94 कब आपका जनरेट हुआ है, और जनरेट होने के बाद आपको उसको डाउनलोड करके रख लेना है। उसके प्रिंट जो है, यूजुअली आप जैसे होटल में स्टे कर रहे हैं तो उस होटल में एक बिजनेस सेंटर होता है, वहाँ पर प्रिंटर और कंप्यूटर वगैरह सब होता है। वहाँ जाइए और उस I-94 को, उसकी 2-3 कॉपी जो है प्रिंटर निकाल लीजिए। I-94 आपको हर जगह चाहिए होगा जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। I-94 के साथ एक प्रॉब्लम और है कि जिन लोगों का लास्ट नेम नहीं है, उन लोगों के लिए एक मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके वीज़ा में आपका जो नाम है, अ, अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो कॉम्बिनेशन ये लोग क्या यूज़ करते हैं, लास्ट नेम अगर नहीं है तो लास्ट नेम अननोन LNU ऐड कर देते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के टाइम पर। कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम दिनेश है, तो ये लोग कर देंगे दिनेश LNU। या पॉसिबल है ये आपका फर्स्ट नेम गायब कर दें और बोलेंगे FNU दिनेश। तो अब जब आप लैंड करते हैं, आपके वीज़ा में आपका नाम क्या लिखा है, FNU दिनेश या दिनेश LNU, डजेंट मैटर। जो आपका अ, जो अ, मैं भूल रहा हूँ, CBP जो एजेंसी है, जो आपका कस्टम, जो जब आप लैंड करते हैं तो कस्टम में आपका ये I-94 जो है कस्टम से बनता है। वो आपके नाम में, आपके वीज़ा के नाम के हिसाब से आपका नाम नहीं लिखेंगे। हो सकता है कि आपका नाम वो दिनेश, आपके वीज़ा में नाम हो FNU दिनेश, और वो लोग लिख दें दिनेश LNU, या वाइस वर्सा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। जब I-94 डाउनलोड करने जाएंगे तो आपके अ, जो नाम है, जब आप वो फॉर्म फिलअप करेंगे जहाँ से आपको वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको अपना नाम, अपने पासपोर्ट का नंबर और ये 2-3 चीज़ें ऐड करनी होती हैं उसको डाउनलोड करने से पहले। तो नाम भरते टाइम ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आप अपने वीज़ा का नाम FNU दिनेश और जो डिटेल है वो डाल रहे हैं और वो कहे कि रिपोर्ट डज नॉट फाउंड। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरा जो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऐड करने हैं, देश LNU डाल के देखना है, तो पॉसिबल है कि वो हो जाए। और अगर नहीं हो रहा है तो उसका मतलब जनरेट नहीं हुआ है आपका I-94। आपको 2 दिन एटलीस्ट वेट करना चाहिए। अगर वो जनरेट नहीं हुआ है तो 2 दिन के बाद अगर तब भी जनरेट नहीं होता है तो आपको CBP, वही जो उनकी कस्टम वाली जो है, वहाँ आप देख लीजिए, वो पोर्टल पे उनका मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। तो एक पॉइंट ये है, I-94 यूजुअली दूसरे दिन या सेम डे भी जनरेट हो जाता है। तो आप उसको देखते रहिए, जितना जल्दी अगर आपके पास I-94 होगा, बहुत सारी चीज़ें उसके बेसिस पे होती हैं, तो आप उसको रेडी रखें। दूसरी बात, आपके पास एक कनेक्शन कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए अब दो बातें हो सकती हैं। एक, कि आपके पास कोई ऐसा फ़ोन हो जो यहाँ के नेटवर्क को सपोर्ट करता हो। यहाँ का नेटवर्क और हमारे इंडिया का नेटवर्क जो है वो अलग अलग है, उसके जो बैंड्स हैं वो अलग अलग हैं। तो पॉसिबल है कि आपके पास कोई ऐसा फ़ोन हो जो जो कि जिसमें यहाँ के बैंड सपोर्टेड ना करते हो किसी भी
मोबाइल जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उसके। अगर ऐसा है तो आप ये चीज़ भी इंडिया में चेक कर लें। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक नया फ़ोन खरीदना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा यूजुअली टी मोबाइल एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइडर है जिसमें यूजुअली जो है इंडियन फ़ोन है वो चल जाते हैं, जो कि मैंने भी सबसे पहले आके इंडियन फ़ोन, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे आते ही कि बहुत बड़े बड़े खर्चे आप करें। तो इंडियन मोबाइल में टी मोबाइल का मैंने एक प्रीपेड कनेक्शन लिया, और आपको ये पहले दिन ले लेना है आते ही। मैंने 3-4 दिन बाद लिया था, आपको पहले दिन लेना है प्रीपेड। पोस्टपेड के लिए आपको एसएसएन मांगेंगे, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, तो आपके पास वो होंगी नहीं, इसलिए आपको प्रीपेड कनेक्शन पहले दिन ले लेना है। और जो थोड़ा कॉस्टली होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बट दैट्स फाइन, क्योंकि आपको यहाँ कनेक्शन, आपका मोबाइल अगर नहीं है, आपके पास कनेक्शन नहीं है, तो भी बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट था एक मोबाइल कनेक्शन। यहाँ ये लोग लाइंस बोलते हैं, लाइन कितनी लाइन चाहिए, या फैमिली प्लान्स होते हैं, डिफरेंट फैमिली प्लान्स होते हैं जिसमें आप एक लाइन, दो लाइन, मतलब एक सिम, एक कनेक्शन, दो कनेक्शन, तीन कनेक्शन, चार कनेक्शन, इंटरनेट की लाइन, वो सब आप सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन वो पोस्टपेड की जब आप एसएसएन आपके पास हो जाएगा उसके बाद की बातें हैं। लेकिन फिलहाल आपको एक कनेक्शन, एक लाइन उनसे प्रीपेड ले लेनी है, और उसको, उस सिम को अपने मोबाइल में डाल लेना है। लेकिन उससे भी पहले जब आप किसी स्टोर में जाते हैं, टी मोबाइल स्टोर में, या किसी और मोबाइल के किसी और ऑपरेटर नेटवर्क के स्टोर में सिम लेने, कनेक्शन लेने, आपको अपना फ़ोन लेके जाना है, उनको ये बताना है, वो अपना फ़ोन दिखाना है, और उसमें उनके पास एक डमी सिम होती है। तो डमी सिम आपके उसमें ट्रे में डाल के इंसर्ट करके मोबाइल में वो देखते हैं कि ये सपोर्टेड है कि नहीं है। अगर सपोर्टेड होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो वो आपको मना कर देंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप उनसे, अगर वो नहीं करते हैं तो आप उनसे कहिए मेरा ये मोबाइल है, और इसमें ये एक बार वैलिडेट कर लो, वेरीफाई कर लो कि आपके नेटवर्क इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ये आपको कर लेना है। सिम आने के बाद जब आप अपने होटल वापस आते हैं तो आपको सेम डे ही या नेक्स्ट डे एसएसएन के लिए अप्लाई कर देना है। जब आप कोविड से पहले, है क्या, देखिए आपको जब लोग आप डिटेल मांगेंगे जो यहाँ लंबे टाइम से रह रहे हैं यूएस में, कोविड से पहले से, तो वो सब आपको कोविड से पहले का जो जो तरीका था, जो जिस तरीके से पहले सेशन बनाए जाते थे, वही आपको डिटेल देंगे। पॉइंट ये है कि वो उस तरीके से अब काम होता नहीं है, वो हो गया है चेंज। मैं भी जब यहाँ आया था तो मुझे लोगों ने, और मेरे एचआर और सब लोगों ने यही बोला कि आप वहाँ चले जाओ सीधे ऑफिस में, वहाँ वो एक पर्ची देंगे, उसको भरो और उसको एंड टू एंड आपका ये हो जाएगा। जो कि ऐसा नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट लेके ही जाना है। अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेनी है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपके पास सिम मोबाइल होना चाहिए। तो आपको आपकी आईडी डिटेल डालनी है, उसमें I-94 की डिटेल भी डालनी है। I-94 अगर आ गया है आपके पास तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप उसमें कुछ डाल दीजिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको जब वहाँ जाएंगे तो आपसे क्या चीज़ वेरीफाई कराएंगे, और आपको उन्हें अपना एक्चुअल I-94 का नंबर, उसमें एक नंबर होता है, वो आपको बता देना है कि मेरा I-94 में जो नंबर है वो ये है, और जो मैंने डाला हुआ है वो एक डमी था। तो वो आप रेक्टिफाई करा लें। वो इम्पोर्टेंट है, ऑल्दो वो खुद भी I-94 आपका पासपोर्ट और वीज़ा ये दोनों वेरीफाई करते हैं। आपका वीज़ा, आपका I-94, इन के बेसिस पे ही आपको एसएसएन अप्लाई होता है। तो एसएसएन के लिए तुरंत अप्लाई कर दें, क्योंकि 5-6 दिन के आगे की डेट मिलेगी आपको, 5-6 दिन वेट नहीं करना है। अ, उस पीरियड में आपका I-94 डेफिनेटली आ चुका होगा। आपको पहले दिन अप्लाई करते हैं, और 2 दिन बाद अगर आपका I-94 आता है तो अगले 4 दिन बाद आपको एसएसएन की डेट मिल जाएगी। अगर आप I-94 का वेट करेंगे तो 4 दिन, 2 दिन आपको I-94 का वेट करना पड़ेगा, और फिर 6 दिन एसएसएन, तो 8 दिन। तो बेटर है कि पहले दिन ही अप्लाई कर दें एसएसएन के लिए, बिना एसएसएन के यहाँ कुछ नहीं। ओके, तो एसएसएन के बाद एक चीज़ और, बैंक अकाउंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ अगर आप जॉब के लिए आए हैं तो डेफिनेटली आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट भी यहाँ
अगर टाइम है तो सेम डे, अदरवाइज नेक्स्ट डे जा करके। ये उसमें भी कुछ ऐसे बैंक हैं, जो बैंक ऑफ अमेरिका है, उसमें एसएसएन की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अपना वीज़ा और अपना पासपोर्ट, वीज़ा, I-94 की ऐसा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन फिर भी और सेफर साइड लेके जाइए। और आपको बैंक पे जाना ही पड़ेगा, सर्च कीजिए आपके आसपास और बैंक जा करके अपना बैंक अकाउंट आप ओपन करा लीजिए फर्स्ट डे। तो बैंक अकाउंट भी बहुत ज़रूरी है। आपके पास बैंक अकाउंट हो जाएगा, 6-7 दिन के बाद एसएसएन की अपॉइंटमेंट होगी। एसएसएन में आपको वो लोग वेरीफाई करते हैं सारी चीज़ें, आपका I-94, पासपोर्ट, और उसके बाद एप्लीकेशन, एक लेटर आपको दे देते हैं वो कि आपका एसएसएन जो है अप्लाई हो गया है। और 1 या 2 हफ्ते के अंदर वो आपको जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं उसमें वो डिलीवर हो जाएगा। अपॉइंट एड्रेस, एड्रेस होटल का एड्रेस ना दें तो ज़्यादा बेटर है। आपका कोई जानकार हो, जहाँ कोई आपके ऑफिस का कोई जानकार हो, आप उसका एड्रेस यूजुअली, जो नए लोग आते हैं वो अपने किसी जानकार के एड्रेस को ही यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में। तो कोई ऐसा एड्रेस अगर है तो आप उसको यूज़ करें, होटल के एड्रेस पे ना करें। ओके, अब है अपार्टमेंट। अपार्टमेंट आपको पहले दिन से ही सर्च करने शुरू कर देने हैं, या इंडिया से ही आपको कोई लोकेशन जो आपने सोची होगी उस लोकेशन में आपको टूर शेड्यूल करने शुरू कर देने हैं, अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर देना है। आपने जिन जिन अपार्टमेंट्स को सर्च किया हुआ है या आप देखे होंगे, उन पे, उनके पोर्टल पे जाना है और अपना कनेक्शन जो आपने नया नंबर लिया है उसका यूज़ करना है और टूर शेड्यूल कर देने हैं। 2-3 दिन आपने 2 दिन स्पेसिफिकली लीव लेनी है, छुट्टी लेनी है, कुछ जो भी जैसा भी आपको ठीक लगे। 2 दिन स्पेसिफिकली सिर्फ टूर ही करने हैं, कि जहाँ पर आपको लगे कि सही लोकेशन है, सही स्कूल्स हैं अगर बच्चे साथ हैं तो, और इंडियन ग्रोसरी स्टोर कहीं आसपास है, इंडियन कम्युनिटी आसपास है, तो ऐसी जगह पे आपने अपार्टमेंट्स के अपॉइंटमेंट्स लेने हैं, उनको देखना है, विजिट करना है एक बार। जो आपको अच्छा लगता है, ठीक लगता है, उनको उनकी लिस्ट बनाते जाइए, और उन सब में जो सबसे बेस्ट है, जो सारी चीज़ों के लिए सब चीज़ें ठीक है, जहाँ से आपका इंडियन स्टोर भी पास है, स्कूल की रेटिंग अच्छी है, इंडियन कम्युनिटी आसपास है, तो उसको यहाँ क्या होता है कि $250 से लेकर के $500-600 तक की एप्लीकेशन फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं वो फीस पे करने के बाद ही आपका जो है वेरिफिकेशन करते हैं। आपका आईडी वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो उसको वेरीफाई करते हैं, जो कि हमारे पास यूजुअली नहीं होती है। तो उस केस में क्या होता है कि वो आपसे एडवांस 1 या 2 महीने की जो रेंट है, सॉरी, 1 या 2 महीने का जो रेंट है वो आपसे एडवांस में ले लेंगे, जिसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ये भी एक मेरा पॉइंट था, अम, वो आप अरेंज करके रखें। अपनी कंपनी से लोन लें या घर से ही अपना जो कार्ड, जो आपको फॉरेक्स कार्ड है, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट जो है फिल करा के लाएं। यहाँ अपार्टमेंट जो है कैश में नहीं चलते हैं, बिल्कुल भी कैश नहीं लेते हैं ये लोग, सब कुछ ऑनलाइन होता है। पूरा एप्लीकेशन, पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। तो न्यू कमर्स के लिए, जो नए लोग हैं यहाँ, बिल्कुल नए हैं, उनको ये चीज़ फेस करनी ही पड़ती है अपार्टमेंट के लिए। तो आप जितना जल्दी हो सके अपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर दें, सर्च करके देख करके, ज़्यादा वेट ना करें। और उसमें वो 3 से 5 दिन, 7 दिन, 1 वीक तक का टाइम लेते हैं आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने में। उसके बाद अगर सब कुछ उनको ठीक लगता है तब वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करते हैं। फिर यहाँ लीज लीज ये लोग जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो एक लीज आपको भेजते हैं। उस लीज में पूरी डिटेल लिखी रहती है कि क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या किस कंडीशन में आपको, अगर आप छोड़ते हैं तो आपको क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी, हर चीज़ उसमें लिखी होती है। वो आप अच्छे से पढ़ लें।
और आपको साइन करके अपलोड कर देनी है वापस, या उनका ऑनलाइन पोर्टल जो है ऑटोमेटिकली वहीं ऑनलाइन ही आपसे साइन करा के और सबमिट कर देता है। तो आपको क्या करना है कि अ, वो लीज ठीक से पढ़नी है और साइन करना है। फिर उसके बाद जो आपका ओनर है, जो जहाँ जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, तो उसका एक लीज मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो वो उसको वापस साइन करके आपको वापस साइन करेगा उस लीज पे, सेम लीज पे दोनों पार्टीज के साइन होंगे, आपके भी और उसके भी। फिर वो लीज जो है आपकी, अब वो अपार्टमेंट आपको साइन हो जाता है, एलोकेट हो जाता है। तो ये है अपार्टमेंट की वो जो सारी प्रोसेस। इसके बाद है, जब आप नए अपार्टमेंट में मूव करते हैं या करने वाले होते हैं, तो यहाँ इंडिया के जैसे नहीं है कि मकान मालिक ने सब कुछ आपके लिए, लाइट बिजली पानी सब कुछ रखा है। कुछ चीज़ें हैं जो अपार्टमेंट में ऑलरेडी ये लोग कॉन्फ़िगर करे रहते हैं, जैसे आपको एसी, पूरे अपार्टमेंट फुल फुल अपार्टमेंट जो है पूरा एसी होगा। और उसमें एसी का मतलब हो गया कि वो गर्मियों में तो एसी होगा और सर्दियों में वो गर्म ब्लोवर भी उसी में होगा। दूसरा, वाटर का ऑलरेडी कनेक्शन रहता है आपको, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि पूरी बिल्डिंग, जो एक बिल्डिंग है उसमें 6 8 या 10 वो अपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन सब का वाटर कनेक्शन एक ही होता है, सीवरेज कनेक्शन एक ही होता है। तो वो वो क्या करते हैं कि जो बिल है इन सब का कॉमन, जो एक ही बिल आएगा, 10 लोग अगर रह रहे हैं तो 10 लोगों में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो वो बिल आपको अलग से, वो रेंट का पार्ट नहीं होता है। जो रेंट आपने जब इनिशियली जब आपने कोई अपार्टमेंट देखा है, उसका जो रेंट है वो एक्चुअली उसका रेंट ही है। उसका वाटर का बिल, उसका सीवरेज का बिल, ट्रैश जो यहाँ कचरा उचरा उठाने के लिए जो सर्विसेज होती हैं, वो उसका आपको अलग से बिल पे करना पड़ता है। वो बता देते हैं ये लोग, जब आप इनसे पूछेंगे, जब आप अपार्टमेंट देखने आएंगे तो वो बताएंगे आपको कि इसमें इतना सीवरेज का बिल का प्रोसेस ये है, वाटर के बिल का ये है, ट्रैश का ये है। इसके अलावा बिजली का कनेक्शन, वो आपको मूव होने से पहले या मूव होने के एक आध दिन पहले आपको अप्लाई करना होगा खुद से। तो बिजली का कनेक्शन वो एक अकाउंट आपका ओपन कर देते हैं, वो अकाउंट नंबर आपको अपने कम्युनिटी जो लीज एडमिनिस्ट्रेटर है उसको देना है। सिमिलरली अगर गैस है, अगर यहाँ क्या होता है कि यूजुअली इलेक्ट्रिक जो इंडक्शन टाइप गैस चूल्हे होते हैं जो हम जिस पे खाना पकाते हैं, तो अगर वो गैस वाला है, अगर वो इंडक्शन है तो लाइट कनेक्शन लेना है, फिर तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर वो यदि गैस है आपके अपार्टमेंट में, तो आपको गैस का कनेक्शन अलग से लेना है। तो एक चीज, दो चीज़ें ये हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और खाना पकाने के लिए अगर नहीं होगा तो आप अपार्टमेंट में मूव करके बड़े परेशान हो जाएंगे। फिर है इंटरनेट कनेक्शन, तो वो इंटरनेट कनेक्शन भी आपको खुद ही देना है। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं, या यदि अगर आपका एसएसएन आ गया है, तो आपका वो प्रीपेड जो नंबर था उसे आप किसी स्टोर में जा करके उनके उसे पोस्टपेड में कन्वर्ट करा सकते हैं, और अपना फैमिली प्लान, जिसमें आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए जितने भी कनेक्शन चाहते हैं वो, और एक इंटरनेट की एक्स्ट्रा लाइन आप उनसे उस फैमिली प्लान में ले सकते हैं। तो वो बहुत, मतलब डिफरेंट अलग अलग प्लान्स होते हैं, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो आप यू कैन कंपेयर, तो जो ठीक लगे वो आप उसको ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अम, इसके बाद एक स्टेप बचता है कि यदि इफ़ यू हैव किड्स और उनकी स्कूलिंग, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टेट टू स्टेट रूल्स जो है ना वो काफ़ी डिफ़र करते हैं। तो मैं इस टाइम जॉर्जिया में हूँ, तो जॉर्जिया में क्या है कि फॉर्म 3300 एक फॉर्म होता है, एक 3231 फॉर्म होता है। ये जो जो यहाँ के पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ से जनरेट होते हैं। आपको उनका अपॉइंटमेंट लेना है, और
बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, उनके वैक्सीनेशन के डॉक्यूमेंट्स। अभी मेरा अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुआ है, तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वो लोग देखने वाले हैं या क्या प्रोसेस है। मे बी फिर कभी मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा है कि अपॉइंटमेंट आपको लेने हैं, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मे बी व्हाट आई थिंक कि जो आपके बच्चों को वैक्सीनेशन इंडिया में हुई है वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और उनको उनकी यदि अगर कोई सपोज कि कोई मेडिसिन चल रही है ऑलरेडी, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे तो वो आपको फॉर्म जो है, ये आपके बच्चों का हो सकता है कि आई टेस्ट, विजन टेस्ट हो, ईयर का टेस्ट हो, है ना, डेंटल दांतों का टेस्ट हो। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो ये लोग करते हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट वो लोग देंगे, वो सर्टिफिकेट स्कूल में आपके जमा होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना उसके एडमिशन नहीं होगा। तो कुछ वेवर फॉर्म्स होते हैं जो आपको साइन करके देने होते हैं कि हम 30 दिन के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट जो है बनवा करके प्रोवाइड करा देंगे। तो वेवर्स जो है साइन करके आप दे दीजिए, तो प्रोसेस में आपका जो है एप्लीकेशन आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, एक चीज़ और, जब आप अपार्टमेंट देखते हैं तो कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एसएसएन रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे एसएसएन के बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे 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 जो अपार्टमेंट्स हैं, आप उनको या तो अवॉइड कीजिए या फिर वेट कीजिए जब तक कि आपका एसएसएन ना आ जाए। या फिर आप वहाँ जो लीजिंग मैनेजर है उसको आप मैन्युअली जा करके पूछ सकते हैं कि इस केस में क्या करना है। तो ये है एसएसएन। एसएसएन यूजुअली आ जाता है 1 वीक के अंदर। जब आपको जिस दिन आपने अप्लाई कर, जिस दिन आपकी फॉर्म जो एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके 6-7 दिन के अंदर अंदर आपका एसएसएन आ जाता है उस एड्रेस पे जो आपने दिया रहता है। तो ये सब है। एक स्टेप और है क्रेडिट कार्ड। यहाँ क्रेडिट कार्ड के बिना लोग क्रेडिट हिस्ट्री नहीं क्रिएट कर पाते, सॉरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ यहाँ क्रेडिट हिस्ट्री आपका आपका मतलब एक ऐसा पैरामीटर है जो आपकी वैल्यू बनाता है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें जो है आपके क्रेडिट स्कोर पे ही डिपेंड होती है। तो क्रेडिट कार्ड आपको जैसे वो भी बिना एसएसएन के अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहले जो था वो था, अब तो मैं मुझे तो कोई ऐसा ऑप्शन दिखा नहीं कि मैं बिना एसएसएन के अप्लाई कर पाऊँ। एसएसएन आने के नेक्स्ट डे ही मैंने एसएसएन एक डिस्कवर का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया था, जो कि जिसको यहाँ क्रेडिट कार्ड के लिए भी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं। तो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड ढूंढना है जिसमें वो क्रेडिट हिस्ट्री ना देखें। तो ऐसा एक क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया और मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया है। हम यहाँ लोग क्रेडिट कार्ड का ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं, जिससे उनकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बिल्ड होती है, और उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें फिर आगे जो है सहूलियत आनी, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी गाड़ी खरीदनी है, कार लेनी है अपनी, तो उसके लिए भी आपको क्रेडिट हिस्ट्री आपकी कैसी है वो सब चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी। तो यही सब कुछ है। अभी कुछ मुझे कुछ और याद आएगा तो मे बी आई कैन एक्सप्लेन दैट लेटर। अभी तो यही सब कुछ है। थैंक यू एवरीवन।